अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये जो आज वीलॉग में करने लगा हूँ ना, बड़ी दुख और तकलीफ वाला वीलॉग है ये। इक़्तिदार के खेलों में ना मतलब इस हद तक चले जाना कि आप अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाओ और ख़ास तौर पर जब आपकी ज़िम्मेदारी ये हो कि आपने मुल्क को बचाना है। मुल्क के बचाने की जो बात है ना, ये एक आम शहरी पर भी उतनी लागू होती है और आला से आला ओहदे पर बैठे हुए एक इंसान पर भी उतनी ही ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन इस मुल्क की फ़ौज पर सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है क्योंकि वो इस मुल्क को बचाने के लिए सबसे तगड़ा अदारा है और इसकी कॉस्ट भी मुल्क में इस मुल्क को सबसे ज़्यादा पड़ती है। वहाँ से अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आए ना तो बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ा दुःख होता है कि हम चाहते हुए भी जब इस पर बात करते हैं तो लफ्ज़ों का भी ख़्याल करना पड़ता है कि आफ्टर ऑल इज़्ज़त हमारी है, फ़ौज हमारी है, अदारा हमारा है, उसके अंदर काम करने वाले हमारे लोग हैं। अ, इसके एंड में मैं बताऊँगा जनरल बाजवा और फ़ौज, दोनों में से अहम कौन है? जनरल बाजवा और फ़ौज एक तरफ है और एक तरफ पाकिस्तान है। 2 लोगों के खिलाफ जुर्म करने वालों के साथ सज़ाएँ कैसे दी जाती हैं, ये भी आपको बताएँगे। अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ साज़िश करे, तो उसकी सज़ा क्या है? और अगर कोई जनरल बाजवा के खिलाफ कोई काम करे, तो उसकी सज़ा क्या है? ये भी बताएँगे। लेकिन पहले मैं ज़रा आपको ये क्लिप 2 सुनाऊँगा, क्योंकि सारी बात इन बेस पर होगी। हमारी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी ये आज़ाद सैयद साहब और उमर चीमा साहब के वीलॉग पर है। पहले आपको ये क्लिप सुनाते हैं, 2 क्लिप हैं, 2 हिस्सों में। और उसके बाद आपको पीटीआई के इस्तीफों की खबर भी बताएँगे जिसमें शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक साहब एक नया खेल खेल रहे हैं। लेकिन पहले ये क्लिप सुनें आप। में भी अरसलान साहब वो जब तहकीकात शुरू हुई ना तो बता उन्होंने मान लिया। उन्होंने कहा जी ये तो मुझसे हुआ ही है अच्छा। जी। हाँ हाँ। और आप सुन के हैरान होंगे कि वो जो है ये सारा अनर्थ सारा मामला कैसे हुआ। इन्होंने तहकीकात का आगाज किया। तहकीकात का आगाज किया तो बाजवा साहब ने अपने DGI जनरल नदीम अंजम जो अभी भी ISI चीफ है उनको बाजवा साहब को कुछ मालूमात मिली। उन्होंने नदीम अंजम साहब को कुछ कहा तो जनरल नदीम अंजम ने ADC साहब को की तहवील ली। एडीसी को तहवील में ले लिया, तहवील में ले लिया, अपनी हिरासत में ले लिया। अपनी हिरासत में ले लिया। और चीमा साहब जो तहकीकात हुई ना तो उसमें आप सुनेंगे कि वो क्या हुई कि वहां पर वो जो ADC थे प्राइम मिनिस्टर के उन्होंने इंकशाफ किया कि ये ज़रा ज़हन में रखेंगे, ये शहबाज शरीफ की जो कॉल प्राइम मिनिस्टर हाउस से लीक हुई थी, उनके बारे में बात हो रही है। सर मैं तो अपने बॉस के हुक्म के ऊपर ये काम कर रहा था। अच्छा। और बॉस कौन है? हाँ, आर्मी चीफ। नहीं, हाँ बॉस थे जनरल फैज मीर। हाँ। अच्छा। और ये जो ADC है चीमा साहब, ये DGI जनरल फैज मीर के ADC थे। राइट राइट, ये वही तो नहीं थे कि जो वो जो काबुल में जिनकी तस्वीर आई थी वो साथ थे, वो तो नहीं था कि नहीं, मतलब। मुझे नहीं पता कि तस्वीर वाले मैंने बाय फेस नहीं जानता हूँ, लेकिन ये वो ADC थे जो प्राइम मिनिस्टर जो फैज मीर साहब के साथ थे। DGI के तौर पर बड़े ट्रस्टेड आदमी थे ये। और ये फिर फैज मीर साहब के पास साथ थे। और फैज मीर साहब की जब ट्रांसफ़र हुई ISI से, इनको आपको याद है कि पेशावर कोर कमांडर तैनात किया गया। तो जाने से पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को उन्होंने गिफ्ट कर जी, अगले वाले हिस्से में बाद में बात करते हैं। पहले पहले वाले हिस्से में बात करें। यहाँ पे आज़ाद सैयद साहब जो हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब वाली लीक ऑडियोज़ थी, जो उस वक़्त कहा जा रहा था कि पीटीआई कर रही है, कोई मान नहीं रहा था या पीटीआई के कोच कर रहे हैं। अब ये बात खुल के सामने आ रही है। आपको वो उसमें सुनाई भी देता था कि वो दूर से कहीं रिकॉर्ड हो रही है या कोई बंदा पास खड़ा है या मूवेबल है, वो पास हो रहा है। वो जो एडीसी थे, जो जनरल फैज़ हमीद के साथ थे जब वो DGSI होते थे, तो बड़े ट्रस्टेड बंदे थे। वो पकड़े गए। उनके बारे में इंफॉर्मेशन जनरल बाजवा साहब को मिली और उन्होंने जनरल नदीम साहब को पास की और जनरल नदीम साहब ने उनको हिरासत में ले लिया। पंजाबी जी कहते ने उन्हें फाड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। और जब उससे बातचीत हुई, उससे तफ्तीश हुई तो उसने कहा जनाब बिल्कुल ये काम मैंने किया है
और मैंने ये काम जो है वो अपने बॉस के कहने पर भी किया, और उनका जो बॉस था वो जनरल फैज हमीद था। और जनरल फैज हमीद वजीर आजम हाउस में जासूसी करवा रहे थे। अब अंदाजा करें कि ये जासूसी करना किसका काम है। मैं यहाँ पे वो बात बताना चाहता भी हूँ और नहीं भी बताना चाहता कि इसकी जो ऑफिशियल रिपोर्ट है ना वो एक हमसाया मुल्क की खुफिया एजेंसी पर लगाई गई है कि उन्होंने जो ऑफिशियल रिपोर्ट जमा हुई है ना उसमें उन्होंने एक खुफिया जो एजेंसी है हमारे हमसाया दुश्मन मुल्क की उसका नाम लिया कि जी वो सारी कुछ हरकत कर रहे थे। ये सरकारी कागजों में ये इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन असल में ये है कि आपकी फौज का बड़ा अहम जनरल जो मुल्क चला रहा था उसका बंदा, उसका एडीसी वजीर आजम की जासूसी कर रहा था। अंदाजा करें जरा कि हम लोग किस लेवल तक गिर सकते हैं। हमें अपना इक़्तिदार चाहिए, अपनी जनरलशिप चाहिए, हमें अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए, उसके लिए मुल्क जाए जहन्नम में कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये देखें कि चले, और वो मजे की बात देखें कि वो काले तो शहबाज शरीफ के हक में गई कि शहबाज शरीफ ऐसा कोई ऑर्डर या हुक्म नहीं कर रहा है जो कहा जा सके कि वो अपनों को कोई फायदा दे रहे हैं, वो नून लीग के हक में गई। लेकिन वहां पे खड़ा इंसान क्या हरकतें कर रहा है और किसके कहने पे कर रहा है और क्यों कर रहा है। अच्छा, ये बंदा वहां पे कैसे एडजस्ट किया गया, ये बंदा वहां पे कैसे लगाया गया, अगली ऑडियो में सुने, वो इससे भी मजे की है। गिफ्ट कर दिया, गिफ्ट कर दिया। और ये एडीसी आपके पास, ये उन्होंने बता दिया, ये डिस्कशन हुई कहीं कि देखें अभी तो शायद आप ना रहे तो ये एडीसी आप अपने पास रखें, तो अगला जो प्राइम मिनिस्टर होगा ना वो आएगा, जो कुछ भी करेगा तो हमें कम से कम पता लगता रहेगा, इतला मिलती रहेगी, इतला मिलती रहेगी। एडीसी साहब ने क्या किया, एडीसी साहब के जेब में एक फोन होता था और बाज़ औक़ात को गैजेट भी होती थी। वो फोन को हर वक्त ना जब वज़ीर आज़म से मिलने लगे या अहम को मीटिंग होने लगे तो वो फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते थे। अच्छा, ये फैज़ हमीद साहब कैसे आए? फैज़ हमीद साहब ऐसे आए कि जब उनका जो फोन बरामद किया गया, जो खुद ही उन्होंने वॉलंटियर किया, उन्होंने फोन वाले कर दिया तफ्तीश करने वालों के, ठीक है, फोन वाले किए तो फोन उस वो जो अलग फोन था, एक तो उनका अपना फोन था ना, एक अलग फोन था ये जिसके ऊपर रिकॉर्डिंग होती थी। ये अलग फोन एक ही टेलीफोन कॉल, एक ही टेलीफोन से जुड़ा हुआ था, राइट। इस फोन से किसी फोन पर कोई कॉल नहीं होती थी, एक ही फोन पे मैसेज जाता था और मैसेज रिसीव होता था। और वो जो दूसरा फोन था ना चीमा साहब, वो भी एक ही टेलीफोन से जुड़ा हुआ था, वो ये था। अच्छा, अब ये ब्लैंक हो गई ना काम कि दोनों रजिस्टर किए हुए हैं अननोन नंबरों पे, अननोन नामों पे, और उनके दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है, आप फंस गए। दूसरे फोन की लोकेशन निकाली गई तो वो बावलपुर निकली। अच्छा, तो इस तरह से पता लगा कि एक तो उन्होंने भी बाद में बता दिया, लेकिन पहले लोकेशन से पता लगाया गया कि ये तो मालूमात उधर जा रही है। राइट राइट। और जनरल फैज हमीद साहब निकले। अच्छा, आप चीमा साहब, ये वो मामला, अब बताएं इस पर हम क्या बात करें, या इस पर हम क्या डिस्कस करें, या इस पर हम क्या तबसरा करें। आपने खुद आज़ाद सैयद साहब की जुबानी सुन ली है कि जब फैज़ हमीद साहब को पता लगा कि अब इमरान खान जाने वाला है तो उन्होंने कहा इमरान खान साहब इस बंदे को साथ रख लें, अब जो इसके बाद नया वज़ीर आज़म आएगा उसकी एक एक खबर हमें मिलती रहेगी कि वहां पर क्या हो रहा है, हमारे खिलाफ क्या प्लानिंग हो रही है, इमरान खान के खिलाफ क्या हो रहा है, अब मुल्क को सीधा कैसे किया जा रहा है, मुल्क की इकॉनमी अगर ठीक करने की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, कैसे हम तोड़ निकालेंगे, कैसे हम उन मौलवियों को जिनको हमने पाला हुआ है लाएंगे दरमियान में और उनसे मतलब काम करवाएंगे, तो ताकि हमें देखिए। पहली बात तो कि वो एडीसी खुद मान गया, उसने फोन दे दिया, लेकिन उससे पहले वो फोन दो थे आपस में, दोनों नंबरों से रजिस्टर्ड थे, और वो दोनों टेलीफोन नंबर जो थे वो एक ही नंबर पे उन पे कॉलें आ ले जाती थी और किसी नंबर पे उनसे कॉल ना होती थी, ना जाती थी, ना आती थी। और वो जो कॉल आती जाती थी वो बहावलपुर थी, और उस वक्त जनरल फैज हमीद साहब जो है वो बहावलपुर में कमांड कर रहे थे। मतलब आप अंदाजा करें कि इस मुल्क के जो बचाने वाले लोग हैं, जो बचाने वाले अदारा है, उसके अंदर कैसे कैसे भेड़िए भर्ती किए हुए हैं। दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पे और बताता चलूँ आपको, मैंने आपको भी बताया कि ये दबे दबे अल्फाज में कि इस जो कॉल कहा ना पकड़े गए हैं बंदे, ये हो गया वो हो गया, तो उस वक्त कहा यह गया था कि स्वीपर है जो सफाई करने वाला आता था वो ये डिवाइस लगा के जाता था और बाद में निकाल के ले जाता था। और वो किसी जो हमारा कोई एक बड़ा ही दुश्मन मुल्क है, नाम नहीं लेता मैं, ना मुल्क का ना एजेंसी का, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे, उसकी जो एजेंसी है वो ये काम करवा रही है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कराएगा, ये रिपोर्ट सबमिट कराएगी
लेकिन यहां पे आकर फिर उस एडीसी को और उस जनरल को, जिसका बाजवा साहब जो है जाती दफा इस्तीफा अपने हाथों से मंजूर करके साथ ही ले गए ताकि तुम में बाद में कोई उंगली ना उठाई जाए। एक्चुअली क्या था कि अगर उसके वो फौज में होता ना जनरल फैज हमीद, तो अगर वो उसको पकड़ा जाता तो फिर उसके साथ जनरल फैज हमीद कई जगहों पे बाजवा का भी नाम ले देता, तो बाजवा साहब भी पकड़े जाते। तो बाजवा साहब एक्चुअली अपने आप को नहीं बचा रहे थे, वो साथ में जनरल फैज हमीद के साथ साथ अपने आप को बचा रहे थे। यार ये फड़िया गया था, मेरी भी मतलब कि कुछ नहीं बचना है। अब एक तरफ तो मुल्क के खिलाफ साजिश की जा रही है, मुल्क की सलामती के खिलाफ साजिश की जा रही है, मुल्क के सरबरा वक्त के हाकम वजीर आजम की जो जासूसी की जा रही है, उसका जो मुलजम पकड़ा जाता है उसको सिर्फ अपने हवाले कर लिया जाता है। हमें नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है, उसको सजा दी गई है, खुडे लाइन लगा दिया है, उसको किसी जगह बैठ के तनख्वाह मिल रही है, वो काम कर रहा है लेकिन दफ्तरी काम कर रहा है, क्या ये उसकी सजा है? क्या एक ऐसे गद्दार की जो अपने मुल्क के राज अपने वजीर आजम की इंक्वायरी कर रहा है, जिसकी वो हिफाजत के लिए वहां पर मौजूद है, जिसको वो सर्व करने के लिए वहां पर मौजूद है, उसकी सजा क्या ये होगी कि उसको खुडे लाइन लगा दिया जाए? बस दैट्स ऑल। दूसरी तरफ जनरल बाजवा साहब के असासों की जो एफबीआर से एक्सेस है, वो दो चार बंदे निकलवाते हैं और वो पब्लिक कर देते हैं। अब वो भी जिन्होंने किया वो भी एक लंबी कहानी है, लेकिन उन लोगों को जनरल बाजवा ने पकड़ा भी दिया है और उनकी जमानतें भी नहीं हो रही और उन्हें सख्त से सख्त सजा भी मिलेगी और ऐन मुमकिन है कि अंदर जाके मारा पीटा भी गया हो। और उनकी फैमिली का क्या हाल होगा, उनके साथ उनकी नौकरियों का क्या हाल होगा, उनकी जायदाद का क्या हाल होगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता। उनका जुर्म यह है कि उन्होंने जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे उनके असासे लीक करवाने का जुर्म किया था। सजा आपके सामने है कि कोई पता नहीं उनके साथ क्या होगा। हाँ, ये बात कन्फर्म है, उनको सजा भी होगी, वो जेलों में भी सड़ेंगे, उनके बच्चे भी गद्दार होंगे, उनकी जायदादें भी, सब कुछ किया जाएगा, ये सख्त से सख्त उनको सजा दी जाएगी। और दूसरी तरफ जो मुल्क के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या हुआ है ना आपको पता है ना मुझे पता है। भला हो आजाद सैयद साहब का जो हमें ये खबर निकाल के दे रहे हैं और मेरे और आपकी आंखें खुल रही हैं। अफसोस, सद अफसोस, हमारे बचाने वाले ही हमारे जो है वो जब ये काम करना शुरू कर देंगे तो देखिए वहां पे जिन्होंने इंक्वायरियां करनी है वो कौन है? और फौजी है ना जो अंदर जो जो लोगों को उनको बताएंगे कि ये फलां गद्दार है, फलां गद्दार है, फलां कर रहा है, फलां कर रहा है, फलां कर रहा है, लेकिन खुद ही कर रहे थे। अल्लाह ताला की ज़ात हदायत दे। ये खबर और है दोस्तों के तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स हैं उन्होंने आज स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज साहब मिले हैं और उन्होंने उनको समझाया कि यार ये तरीकाकार ऐसे नहीं है, इज्तिमाई इस्तीफों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसने इस्तीफा देना है वो अपने अपने हाथ से इस्तीफा लिख के ले आए, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई मुश्किल तो कहानी कोई नहीं है। अब ये क्या जिद है कि तुम लोग 37 बंदों के या 50 बंदों के या 20 बंदों के, जिसने इस्तीफा देना है वो अपने हाथ से इस्तीफा दे, कौमी असम्बली में आ जाए, हम जमा कर लेंगे, फारिग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, आज उस वफद में दो अहम बंदे परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही इस्तीफा देना ही नहीं चाहते, उनका इस्तीफा देने का कोई इरादा ही नहीं है। तो इसलिए वो, बल्कि शाह महमूद कुरैशी तो कह भी चुके हैं कि हम लोग असेंबली में वापस आना चाहते हैं, हम लोग इस्तीफा नहीं देना चाहते, लेकिन ये पागल इमरान खान पागल है, इस पागल को कौन समझाए, खान पागल है, इसको कौन समझाए। लेकिन ये फूट तो पड़ चुकी है। इमरान खान साहब हर मुहाज से अकेले तो होते जा रहे हैं, जब से उनके सर से बाजवा साहब और जनरल फैज हमीद का साया उठा है उस वक्त से वो अकेले हैं, शदीद अकेले हैं, अन्नेवाह अकेले हैं। और मुझे लगता यह है कि उस अकेलेपन में कहीं वो खुदकुशी ना कर ले, और हो सकता है यूथ ये भी कह दे कि ये खुदकुशी खान ने अकेले होने की वजह से नहीं की, बल्कि वो जो IMF वाला वादा था उसके तनाजर में की है। आने वाले वक्त में आपको कुछ भी नजर आ सकता है। दोस्तों अपना ख्याल रखें। बड़े दुखी दिल से ये व्लॉग किया है, इसमें अगर कोई ऐसी लाइन कोई ऐसा लफ्ज हुआ हो तो उसके लिए माजरत, बट बहुत मुनासिब अल्फाज और मुख्तात के साथ मैंने किया है। बड़ा दुख और तकलीफ वाला व्लॉग है। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें।